औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपका सेकंड ईयर का उर्दू का टेस्ट हुआ है, तो उसकी डिस्कशन के सिलसिले में कुछ लम्हे आपके साथ गुजरेंगे। तो उम्मीद है आपके जो पेपर हैं वो आपके सामने होंगे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करूंगा। जो मारूजी हिस्सा है बेटा, उसमें जो सबसे पहला सवाल है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साहबजादे का नाम था, तो जीम दुरुस्त है, अब्दुल मुल्क। बरे सगीर में फराइजी तहरीक का आगाज हुआ, ये बिहार से हुआ था, सूबा बिहार से। जीम दुरुस्त है। नवाब मोहसिनुल मुल्क का साल वफात क्या है? ये 1907 है, दाल। और क्वेश्चन नंबर 4, अग्नि अहमद बख्श खान की बीवी का जेवर दूना कराने के बहाने ठग कर ले गई। चौथा दुरुस्त है, दाल। और पांचवा है, दरवाजे पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। ड्रामा दस्तक से ये एमसीक्यू लिया गया है। अब बेटा आपकी जो बुक है उसके ये 5 एमसीक्यू खत्म होते हैं। आगे मुताबिकत का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं, हुजूम नारे लगा रहा है। नेक्स्ट 8वां नंबर, दरख्त से चिड़ियां और तोते उड़ गए। अच्छा, उसके बाद है 9वां, दुल्हन कितनी प्यारी है। तो हम कहेंगे वल्लाह, दुल्हन कितनी प्यारी है। ठीक है ना, ये दुरुस्त होगा। अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, अलिफ दुरुस्त है। उसके बाद बेटा रमूज़े औकाफ के 5 एमसीक्यूज हैं। तो 11 नंबर है, वक्फा किसे कहते हैं। तो वक्फा जो है ये सख्ता के बाद आता है। सख्ता जो है वो कहते हैं मुख्तसर तरीन ठहराव को, लिहाजा जीम है सख्ता से ज्यादा ठहराव को वक्फा कहते हैं। तो इसमें जीम दुरुस्त है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, नून मीम राशिद अलामत कौन सी आएगी। जो बेटा मुखफ़फ़ात होते हैं, एब्रीविएशन जो होते हैं, तो उसमें हम खत्मा लगाते हैं। जैसे FA, MA, तो मुखफ़फ़ एब्रीविएशन में हम खत्मा लगाते हैं। तो इस हवाले से जीम दुरुस्त हुआ। आहा, हम मैच जीत गए। खुशी का, गम का, खौफ का इजहार करने के लिए हमेशा ये फिजाइया की अलामत आती है, जिसे निदाइया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निदाइया की तारीफ क्या है। तो है किसी को मुखातिब करना। निदा के लफ्ज़ी मानी पुकारना के होते हैं, आवाज के होते हैं। 15 नंबर बेटा जी है अलामत। ये जो अलामत लगी हुई है ये है खत की अलामत है। ठीक है, अब इमदादी अफ़आल की बारी आएगी। उठना, याद रखो इमदादी अफ़आल जो होता है वो हमेशा फेल के बाद आता है, फेल के साथ आता है। तो 99% हमेशा जुमले में पहले फेल आता है और फेल के साथ इमदादी फेल आता है। और इमदादी फेल 99% आखिर में आता है जुमलों में, ये याद रखिएगा। तो इसमें बच्चा दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा, बिलबिलाना फेल है और उठना इमदादी फेल हो गया। ये दुरुस्त है, यानी अलिफ। अब एमसीक्यू नंबर जो 17 है, चाहना। तो इसमें हम देखेंगे कि जनाब जीम जो है ना वो दुरुस्त है। बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। अमल करना फेल हो गया और चाहिए साथ इमदादी फेल, तो लिहाजा जीम हमारा दुरुस्त रहेगा। रखना जो है इसमें अलिफ दुरुस्त है। एमसीक्यू नंबर 18, मैंने अपना सामान बांध रखा है। बांधना फेल हो गया और रखना साथ इमदादी फेल। मैंने अपना सामान बांध रखा है। उसके बाद बेटा आ गया एमसीक्यू नंबर 19, ये है करना इमदादी फेल। इसमें बेटा जी जो जीम है
दिल लगाकर पढ़ा करो। पढ़ना फेल हो गया और करना इमदादी फेल, दिल लगाकर पढ़ा करो। और आखिरी MCQs है पढ़ना। तो ये पहला ही दुरुस्त है, अलिफ, मुझे मजबूरन कॉलेज जाना पड़ा, तो जाना हो गया फेल और पढ़ना जो है साथ इमदादी फेल हो गया। ये तो डियर स्टूडेंट्स हो गया कोई आपके हिस्सा मारूजी। तो आप लोगों ने जो पेपर दिया है अभी, जो आपने दायरे फिल किए हैं, तो जो मैंने आपको दुरुस्त जवाबात की निशानदही की है, उनकी रोशनी में आप अपना पेपर चेक कर लें और आप असेसमेंट कर लें कि आपने 20 में से कितने नंबर हासिल किए हैं। 18 हैं या, तो ईमानदारी से बेटा, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तो खुदा देख रहा होता है। और हम अजीब लोग हैं कि हम बंदों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। एक बंदा इनविजिलेशन पे खड़ा होता है, उससे हम डर रहे होते हैं। वो बंदा जो ही बाहर जाता है, हम बातें करना शुरू कर देते हैं, हम नकल करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम खुदा से नहीं डरते, बंदों से डरते हैं। शिरक और किसको कहते हैं? तो मेरा ख्याल है ये शिरक और मुनाफिकत है। इससे निकलें, सेल्फ असेसमेंट। हम कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते, सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। तो अब मैं सब्जेक्टिव की तरफ बेटा जाऊंगा। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले सवाल नंबर 2 जो होता है, ये साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये बोर्ड का पैटर्न है। और सेकेंड ईयर वाले बच्चों, ये सुन लो कि आप लोगों ने अभी जो कुछ करना है ना, उसको 2 से ज़रब दे दी जाएगी। आपने अगर उर्दू में लिए 90 नंबर, ऑटोमेटिकली वो 180 हो जाएंगे। आपने 95 लिए, वो ऑटोमेटिकली 190 हो जाएंगे। तो उर्दू में, पाक स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 150 में कोशिश करें 100% को टच करने की। क्योंकि जो बच्चे आगे मेडिकल में जाते हैं, MBBS में, तो आप देख लें कि वो, यानी मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो उर्दू को रिपीट कर रहे होते हैं बाद में अपना एग्रीगेट बेहतर करने के लिए। तो हम पहले साल ही क्यों ना अपना पूरा जोर लगाएं। और इस साल तो खुशकिस्मत हैं आप लोग, आपको पहले साल के पेपर नहीं देने पड़े और सेकेंड ईयर में आपको स्मार्ट सिलेबस की सहूलत मिल गई। और आपको क्या चाहिए? अगर अब भी बेटा आप ना करें तो ये बहुत बड़ी नाशुक्री होगी। तो खुदा के लिए आप लोग जागें। और ये जो थोड़ा सा सिलेबस है, ख़ासतौर पे उर्दू का और पाक स्टडी का, तो ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो मैं सवाल नंबर 2 की तरफ आता हूँ। आपको यकीनन पता होगा ये सवाल जो है ये 2 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसा कि लिखा हुआ है कि दर्ज झैल। अब आप अपना सब्जेक्टिव पेपर जरा सामने रखें। दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, नज्म का उन्वान और शायर का नाम भी बताएं। तो बेटा सबसे पहले तो हम लिखेंगे नज्म का उन्वान। तो ये ज़ाहिर है हमद है और इसके शायर है मौलाना जफर अली खान। तो 2 नंबर तो आपको मिल गए। अगर आपने ये दोनों जवाबात दुरुस्त लिखे हुए हैं तो आप 1 नंबर नज्म के उन्वान का और 1 नंबर शायर के नाम का आप अपने आप को दे सकते हैं। आप साथ साथ अपना पेपर मेरा बेटा खुद चेक करते जाए। आप अपने पास रेड बॉल पॉइंट पकड़ लें और अपना पेपर खुद चेक करते जाए, जिस तरह हम चेक करते हैं। अभी आगे 2 शेर हैं। हुई खत्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, के पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। याद रखो, नज्म के 2 शेर आते हैं और वो दोनों शेर एक ही नज्म से होते हैं। ये बात पल्ले बांध लो। और नज्म के दोनों शेरों की तशरीह हमने इकट्ठी करनी होती है।
और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मैं अर्ज कर दूं, जो अच्छे बच्चे हैं उनको कम से कम 3 सफ़े लिखने चाहिए, और हर सफ़े के ऊपर एक आध शेर, कोई आयत, कोई हदीस या कोई अकवाल ज़र्री में से कोई नसर पारा, कोई खूबसूरत जुमला, कोई ज़रबुल मिसल, कोई कहावत अंग्रेजी की हो जाए, फारसी की हो जाए, पंजाबी की हो जाए, ये आपको छूट होती है, लेकिन वो शेरों के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। तो 2 शेर बेटा ये हैं, दोनों शेर इकट्ठे लिख के आगे इनकी मतलब अगर आपका दिल करे तो 2-3 लाइनों में मफ़हूम लिख दें, उसका कोई मुज़ायका नहीं होता। मफ़हूम लिखने से ये फ़ायदा ये होता है कि बोर्ड में या कहीं भी जो आपका पेपर चेक करने वाला है ना, वो मफ़हूम की 2 लाइनें ज़रूर पढ़ लेता है, और फिर उसको पता चल जाता है कि बच्चे ने मफ़हूम दुरुस्त लिखा है, तो आगे भी जो इसने 2-3 सफ़े लिखे हैं ये भी यकीनन दुरुस्त होंगे। तो ये कुछ बातें हैं टेक्निकल, इनकी तरफ आपको लाजमी ध्यान बेटा करना है। तो दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठी, याद रखो नज़म के शेरों की तशरीह बच्चे अलग अलग करते हैं, मुझे समझ नहीं आती, उनको कितनी दफ़ा बताना पड़ेगा। नज़म का मतलब होता है, नज़म का लफ्ज़ी मतलब होता है तस्बीह। ये जो हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, ये जो 101 दानों की होती है, इसको कहते हैं नज़्म। तो एक धागे के साथ सारे मोती बंधे हुए होते हैं। इसी तरह नज़्म जो होती है वो एक ही ख्याल में उसके सारे अशार मोतियों की तरह बंधे होते हैं। तो अलग अलग तशरीह करने का क्या तुक बनता है? जरा लॉजिकल होकर सोचे ना बेटा। तो दोनों नज़्म के दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठी हम करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम चलेंगे गज़ल के अशार की तरफ। दर्ज झैल अशार की तशरीह करें। अच्छा, मैं बताता चलूँ, ये जो अगर आपने 3 सफ़े लिखे हुए हैं नज़्म के शेरों के, तो उसके बनते हैं टोटल 8 नंबर। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आप अपने आप को 5-6 नंबर दे सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली 6 से ज़्यादा किसी को नहीं देता। उसकी वजह यह है कि 6 से ज़्यादा मैं कहता हूँ बोर्ड वाले आपको 7 दे दें तो मुझे खुशी होगी। उसके बाद बे जुज़ है बेटा, दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, शायर का नाम भी लिखें। तो ये 3 शेर हैं और तीनों शेर एक ही गज़ल से हैं, और ये गज़ल है गुलाम हमदानी मुसफ़ी की। तो शायर का नाम लिखें और शायर का नाम एक दफ़ा ही लिखें। कई बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, उनका दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं होता कि वो हर शेर के साथ शायर का नाम लिख रहे होते हैं। भाई बार बार लिखने का क्या फ़ायदा? एक दफ़ा लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है, तीनों शेर एक ही शायर के हैं। लेकिन वो मैट्रिक में जो होता है ना, वो बच्चे फंसे होते हैं, क्योंकि उसमें 5 शेर आते हैं मैट्रिक में, और वो पांचों के पांचों शेर कोई किसी नज़म से, वो किसी गज़ल से, तो बच्चे ना वो मैट्रिक से नहीं निकलते। तो उससे निकलें। ये 12वीं जमात है, तो यहाँ तीनों शेर एक ही गज़ल से आएंगे, लेकिन गज़ल के तीनों शेरों की तशरीह अलग अलग करनी है, ये याद रखें। तीनों शेर, पहले शेर नंबर 1 शेर लिखे नीचे, फिर उसका मफ़हूम लिखें कोई 1.5-2 लाइनों में, फिर उसके बाद उसकी तशरीह करें। एक शेर की तशरीह अच्छे बच्चों को कम से कम 1.5 सफ़ा करनी चाहिए। जो बड़े ब्रिलियंट बच्चे हैं, जिनकी हैंडराइटिंग तेज होती है और जिनके पास लिखने के लिए उनके माइंड में मवाद होता है, वो बेटा 2-2 सफ़े भी एक शेर की तशरीह कर देते हैं। तो ये अगर आपने एक शेर की तशरीह को 1.5 सफ़ा 2-2 सफ़े की है, तो एक शेर के नंबर होते हैं 3। तो आप अपने आप को फी शेर 2 नंबर दे सकते हैं। टोटल 6 बनेंगे, एक शायर का बनेगा अगर बहुत अच्छा है। वैसे बोर्ड में तो नज़म गज़ल के तीनों शेरों के नंबर अलग अलग दिए जाते हैं। अकेडमी में हम यहाँ कभी कभी अपनी सहूलत के लिए तीनों के इकट्ठे ही दे देते हैं। तो आप समझें कि तीनों के 6-7 आप दे सकते हैं। कोई एक्सीलेंट जो होता है ना बच्चे, वो फिर 8 नंबर भी ले जाते हैं तीनों में से वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल की असेसमेंट कर लीजिएगा और अपना पेपर चेक कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 है। ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन होता है बेटा। इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं
और आपने एक पैराग्राफ करना होता है। बड़ी अच्छी चॉइस होती है। तो देख लें, आपने अगर पहला पैरा किया है तो ये पहला पैरा तश्कील पाकिस्तान से लिया गया है और इसके राइटर हैं मियां बशीर अहमद। और अगर आपने दूसरा पैरा किया है बेजुज, तो वो लिया गया है सबक अकबरी की हमाकतें से और इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। ठीक है जी। सियाको सबाक जो है वो 8 से 12 लाइनों का होता है, तकरीबन आधा सफ़ा, जिसमें एक तो हमने पूरे सबक का जो है जौहर, उसका निचोड़, वो हमने लिखना होता है। सियाको सबाक इस किस्म का हो कि अगर किसी बंदे ने चैप्टर ना पढ़ा हो तो वो सियाको सबाक आपका पढ़ ले तो उसको पूरे सबक का मरकजी ख्याल का पता चल जाए। वो इतना बामानी और इतना वाज़े होना चाहिए सियाको सबाक। और फिर जो पैरा है वो कहाँ से लिया गया है, शुरू से, दरमियान से या आखिर से। तो ये पैरे की लोकेशन भी ज़रूर बतानी है। फिर आपको 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, 2-2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। और अगर आपके लिए और वक़्त निकाल के सियाको सबाक में से कोई 2, 3, 4 जो प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं चैप्टर के, वो हाईलाइट भी करें मार्कर से ज़रा खुशखत करके। और इसकी जो पैराग्राफ की तशरीह है वो बेटा कम से कम 2 सफ़े होनी चाहिए और उसके बाद 2.5-3 सफ़े तक भी अगर आप कर लें तो वो बहुत अच्छा है। फिर उसमें ये होगा कि आपको 10 में से 8-9 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कोटेशनों की भरमार नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें आप कोई एक आध शेर अगर रेलेवेंट हो वो लिख दें, कोई 1-2 कोटेशन है, एक सफ़े पर एक से ज़्यादा शेर या कोटेशन ना दें पैराग्राफ की तशरीह में, क्योंकि पैराग्राफ को आपने एलेबोरेट करना है, उस पैरे को एलेबोरेट करें। मसलन देखें ना, ये कहकर सुरमा नादे अली, अब देखो ये सुरमा जो है उस पर आप तशरीह कर सकते हैं कि जी सुरमा जो है ये इस्लाम में मतलब ये हमारे लिए सुन्नत है और ये ख़ास तौर पर आंखों को खूबसूरती देता है और फिर इससे नज़र भी तेज़ होती है। तो एक ज़माने में जो ख़वातीन हैं वो अपनी आंखों को स्याह रखने के लिए सुरमा इस्तेमाल करती थी। अगर आंखों में धूल मट्टी पड़ी हो तो वो भी इससे दूर हो जाती है। और नादे अली ये एक दुआ है, नाद के मानी है आवाज़ देना, और अली जो है ये जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं जो बड़े बरगुज़ीदा सहाबी हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो नादे अली पढ़ते हैं दुआ, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमदाद तलब करते हैं, तो इस दुआ को नादे अली कहते हैं। फिरोज़े की अंगूठी, फिरोज़ा क्या होता है, ये एक पत्थर है ब्लू कलर का, तो लोग इसकी अंगूठियाँ बनवाते हैं, लॉकेट बनवाते हैं। वो ली मिजाजदार ने दिखाई, मिजाजदार अकबरी का नाम है, उसको मिजाजदार क्यों कहा गया, क्योंकि मिजाजदार कहते हैं मूडी लड़की को, जो मूडी हो, अखड़ मिजाज हो, मगरूर हो, मुतकब्बर हो, जिसको पंजाबी में मजाजन कहते हैं, मजाजन। तो ऐसे लोगों, ऐसे ख़वातीन की घरों में, फैमिलियों में इज्जत नहीं होती, लोग उसको मुंह नहीं लगाते कि वो फलां बड़ी नक चढ़ी है। हमारे यहाँ लफ्ज़ नक चढ़ी इस्तेमाल होता है मिजाजदार के लिए। तो इसलिए अकबरी की उसी हमाकत की वजह से, उसके गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसको और दूसरों के साथ वक़्त न गुजारना, यानी अलग हो गई, ना सास से बनी ना ससुर से बनी, तो अपने मियाँ मोहम्मद आकिल को लेके अलग हो गई। अब तमा ऐसी चीज़ है कि बड़ा सियाना आदमी, अब तमा लालच को कहते हैं। तो इसमें आप आगे कर सकते हैं, जंगली जानवर है, मैना, तोता, लाल, बुलबुल, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं और जिंदगी भर का बचता। तो ये जो 2 लाइनें हैं इनके ऊपर 6 सफ़े लिखे जा सकते हैं। ये देखें इनमें पॉइंट कौन से हैं, ठीक है ना। तो लालच बुरी बला है, वो एक आध कहानी भी मुख्तर लिखी जा सकती है, वो कुत्ते वाली कहानी, कौवे वाली कहानी, तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो 2 सफ़ों से ज़्यादा और 2 सफ़ों से ज़्यादा हो, 3 सफ़ों से
कम हो, ये तशरीह का की लेंथ है। अगर आपका ये है तो आप अपने आप को 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर तक दे लें। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4। ये बेटा सबक का खुलासा होता है। ये एक बड़ा प्लेन, बिल्कुल वाजे और आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको जो खुलासा लिखा है आपने, वो उसके मुताबिक कम से कम उसकी लेंथ 2 सफ़े बेटा होनी चाहिए, और हर सफ़े के ऊपर 4-5 जो वर्ड्स हैं उनको प्रोमिनेंट करें, हाईलाइट करें। ठीक है जी। मुसन्निफ का नाम लिखें। 9 नंबर होते हैं खुलासे के। 9 में से अगर बहुत अच्छा लिखा है तो आप अपने आप को 7 या 8 नंबर दे सकते हैं। ठीक है जी। 10 तक जो है चूंकि एक ड्रामा है, लेकिन उसका खुलासा भी आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, क्योंकि उसमें एक कहानी भी तो है ना। राजी बीमार हैं, उनकी बेगम बैठी हुई है, दरवाजे पर ये फलाना नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है, डॉक्टर कुरान आता है, ये वो, उनको बार बार दस्तक, ये कहानी है। ये सारी आपने पैराग्राफ में लिख दी है। नवाब मुस्लिम मुल्क। अच्छा, 5वां बेटा क्वेश्चन जो है वो है अल्ताफ हुसैन अली की नज़्म इस्लामी मुसावात का खुलासा। इसमें जो है ना आपने वही 8-9 लाइनों में इस्लामी मुसावात का खुलासा लिखना है। वो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, जो कि नज़्म के अल्फाज को मैं शामिल ज़रूर करता हूँ उसमें, जो नज़्म के लफ्ज़ों के ऐन मुताबिक होता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो खुलासा नज़्म का है ना, वो वही आप लिखें जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, और उसमें 4-5 जो लफ्ज़ हैं उनको हाईलाइट कर लें, तो इस तरह ये सूरत बनेगी। सवाल नंबर 6 जो आपके पेपर का सबसे लंबा, ये इसको ना आखिर पे लिखना चाहिए। उम्मीद है आपने आखिर में ही, क्योंकि पहले ख़त को कर लें फिर इसको कर लें, क्योंकि ख़त ज़रा जल्दी लिखा जाता है। उसके बाद जितना वक्त बचता है ना आपके पास, 35, 40, 45, कोशिश करें मजमून के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचाएं। फिर इनमें से आपने जो भी बेटा चूज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मजमून मैंने बड़े अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं। यानी हमारी बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं, आपको पता है, इन मज़ामीन के ऊपर, इत्तेहाद आलम इस्लाम, कोरोना और तालीम निस्वां। तीनों मज़ामीन बिल्कुल ईजी हैं आपके पास। आपको मैंने कितने सफ़े काले करवाए हुए हैं, तो उम्मीद है आपने इसको तफसील से लिखा होगा। तो मैं आमतौर पर जो है ना वो, अगर आपने मजमून 10-12 सफ़े का लिखा हुआ है तो फिर आप अपने आप को 16, 17, 18 नंबर तक दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें गप्पे ना छोड़ी हुई हो, उसमें कोई मवाद भी हो, कुछ पॉइंट भी हो, तो वो अब आप देख लें ईमानदारी के साथ कि आपने, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मसलन वो खाका भी बनाते हैं, लेकिन खाका उसी वक्त बनाना चाहिए जब आपके पास कम से कम 2 दर्जन पॉइंट हों, 24 पॉइंट कम से कम हों। 12 पॉइंट इधर लिखें, 12 इधर लिखें, खूबसूरती के साथ, ज़रा खूबसूरत वो उसके बना के साइंस, तो वो लिखें। तो उसमें हर सफ़े के ऊपर शेर होना चाहिए, कोई ना कोई कोटेशन होनी चाहिए, तो फिर ये बात बनती है। तो यह इस तरह कर सकते हैं। फिर आखिरी सवाल है बेटा सवाल नंबर 7, जिसका मैंने तरीका बताया हुआ है कि सबसे ऊपर हमने राइट साइड पे, ज़रा सुन ले गौर से, लिखना है इम्तिहानी मरकज़। उसके नीचे हमने तारीख लिखनी है 19 मार्च 2020, बस 19 डिजिट्स में, मार्च उर्दू में और 2020। ठीक है। उसके बाद नीचे आप चूंकि अपने दोस्त के नाम खत लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं प्यारे दोस्त या प्यारे अली, जो आपके दोस्त का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, वगैरह वगैरह। तो आगे आप, चूंकि आपका दोस्त है, फ्रैंकनेस है, आप इसे तुम कह के मुखातिब कर सकते हैं। तो ये खत जो है, ये चूंकि जिस्मानी वर्जिश बीमारियों से निजात का जरिया है, इस पर काफ़ी लंबी बात हो सकती है। तो इस पर ना आप कोई बेशक 1.5 सफ़े तक खत आप इसका लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, और नीचे जो है ना लेफ्ट साइड पे वस्सलाम, लेफ्ट साइड पे लिखना है वस्सलाम, और नीचे लिखो तुम्हारा दोस्त, और एंड में लिखो वाओ है ये। ठीक है जी। तो ये अगर आपके पूरे हैं तो आप अपने आप को 8-9 नंबर दे सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पेपर का एक ओवरऑल व्यू है। तो इस जो मैंने आपकी खिदमत में ये जो चंद पॉइंट्स अर्ज किए हैं, इनकी रोशनी में आप अपने पेपर को चेक कर सकते हैं और अपने आप को नंबर दे सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब हमारी क्लास में मुलाकात होगी तो फिर पेपर को मैं खुद देख लूँगा अच्छे तरीके से, और अगर कोई कमी पेशी हुई तो दूर कर लेंगे। तो अभी बेटा घर में जो ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं तो उनका फ़ायदा उठाएं और उनको ज़रूर करें। और जो 6-7 दिन दोबारा ये एक मुसीबत है फिर आपको मिल गए हैं, तो इस वक्त को गनीमत जानते हुए जो पिछला कोर्स आपने पढ़ा हुआ है उसको ज़रा मेरा बेटा हैदर साहेब, तो इसको ज़रा मेरा बेटा कर लीजिए अपना रिवाइज। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।